दोस्तों फाइनेंस पर अब तक दो सबसे बेस्ट बुक लिखी जा चुकी है। एक है रिच डैड पुअर डैड और दूसरी है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एक बुक पर मेरा एक बहुत ही कमाल का वीडियो आ चुका है और दूसरी बुक पर एक और मेरा बहुत ही कमाल का वीडियो आने वाला है। और इन दोनों ही बुक में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि सिर्फ पैसा कमा करके आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको पैसों को सेव करना होगा, बचाना होगा। क्योंकि इस दुनिया में हमारे सामने कई सारे ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत कमाया लेकिन उसके बावजूद भी वो बैंकरप्ट हो गए, और ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिन्होंने कमाया बहुत कम लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट कर ली है। और एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि सिर्फ पैसों को बचा करके कैश रखने से या फिर बैंक में रखने से आप कभी भी अमीर नहीं बनोगे। आपको उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट करना ही होगा, और सही जगह इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। जैसे अभी हाल ही में बजट पेश किया हमारे निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने, तो आपको थोड़ा अवेयर रहकर देखना है कि किन सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा लगा रही है, क्या उन सेक्टर के स्टॉक ऊपर जा सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में। इसका आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करनी चाहिए और वहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो पैसों को सेव करो। सिर्फ ये बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये बताना पड़ेगा कि पैसों को सेव कैसे करें। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लाइफ में अलग अलग सेक्टर्स में से पैसे को बचा सकते हो। पहला पॉइंट, ब्रांडेड से अनब्रांडेड पर शिफ्ट हो जाओ। मेरा ओपिनियन यही रहता है सबको कि अगर आप खुद महीने के 2 से 3 लाख रुपए अगर नहीं कमाते हो तो आपको कोई भी हक नहीं है कि बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें आप पहने उनको खरीदें। आपको कोई भी हक नहीं है अगर आप 2-3 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाते हो तो। और क्या जरूरत है, क्यों खरीदना है महंगे महंगे ब्रांड्स को जब उनसे बहुत सस्ते उसी क्वालिटी में हमें अनब्रांडेड चीज़ें मिल जाती है। तो नाज डेली फॉरेन के एक बहुत ही कमाल के यूट्यूबर एंड एक इन्फ्लुएंसर है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि एक गुची की एक जैकेट है जिसका प्राइस है $5000। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर इस जैकेट को मैं एज इट इज बनाने का ट्राई करूं, बनवाऊं, तो वो मुझे कितने में पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं इटली और इटली में वर्ल्ड क्लास डिजाइनर से वो जैकेट बनवाते हैं। उसका प्राइस आता है $400 या सेम क्वालिटी की जैकेट $400 में बन गई। इटली जाने का उनका खर्चा था $600, तो दोनों मिला करके हो जाते हैं $1000। और वो जैकेट कितने प्राइस की थी, $5000 की। तो आप पैसे जैकेट के दे रहे हैं या फिर ब्रांड के दे रहे हैं, लोगों के दे रहे हैं? लोगों के दे रहे हैं, सिर्फ आप ब्रांड के पैसे दे रहे हैं। और कोई जरूरत नहीं है आपको ब्रांडेड जैकेट पहनने की, शर्ट पहनने की, ब्रांडेड शूज खरीदने की। अनब्रांडेड या फिर ये कहें कि छोटे ब्रांड्स की क्वालिटी भी बहुत ही कमाल की होती है। आप सही से ढूंढो और बहुत कम पैसों में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। सिर्फ दिखावे का जीवन मत जियो। जब आप बहुत पैसा कमा लोगे उसके बाद में जो करना है वो करना, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है कूपनिंग। अगर आपके पास में कोई कूपन है या फिर सेल लग रही है तो आप उस चीज़ को खरीद लो, लेकिन याद रखना जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को कभी भी मत खरीदना। लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट पहले से ही लेने का सोच रहे हो, लेने ही वाले हो, तो आप देखो क्या ये प्रोडक्ट मुझे कम दाम में या फिर सेल पर मिल सकता है क्या। अगर हाँ तो उसे सेल में ही खरीदो, उसे कम दाम में ही लो। कोई ऑफर, किसी कार्ड का कुछ लग रहा है, किसी फ्रेंड से कार्ड वगैरह अरेंज करो और कार्ड का कूपन अप्लाई करके ही आप उसे खरीदो। तो अभी 6 महीने पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड है जो कि आईफोन लेने वाला था। तो मैंने उससे कहा कि भाई अभी रुक जा, तुझे आईफोन लेना ही ले ही रहा है, तेरे पास पैसे भी है, कोई बात नहीं है, मतलब ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 महीने और रुक जा, सेम आईफोन तुझे बहुत ही कम रेट में अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर डील्स आती है। तो डील्स आती है, एक्स्ट्रा कार्ड का भी ऑफर अप्लाई होता है, तो बहुत ज़्यादा में वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो मैंने कहा 2 महीने रुक सकता है क्या? हाँ रुक सकता हूँ। वो रुका 2 महीने और उसको 20 से 25 हज़ार के आसपास कुछ कम पैसे देने पड़े उस आईफोन के लिए जो कि वो पहले ज़्यादा देने वाला था। तो इस तरीके से अगर आप पैसे बचा सकते हैं ऐसे डील्स में, सेल्स में, तो वहाँ पर भी ज़रूर बचाइए। जैसे कि ये जो ग्लासेस मैंने पहन रखे हैं ये बहुत ही प्रीमियम ग्लासेस है और ये मुझे बहुत ही कम रेट में मिल रहे थे लेंस कार्ड पर, और मुझे लेने ही थे तो मैंने इसे ले लिया। ये लेंस कार्ड ब्लू सीरीज के बहुत ही कमाल के ग्लासेस है और मुझे ये एक ग्लास पड़ा है 500 रुपए में। और अब इनकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी, मैं कहाँ पर यूज करता हूँ इन्हें, कई बार मैं वीडियो शूट करते वक्त यूज करता हूँ, कई बार स्क्रिप्ट लिखते वक्त, कई बार रिसर्च करते वक्त, और भी कई जगहों पर मैं इसका यूज करता हूँ। क्योंकि लंबे टाइम तक लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन पर काम करना, तो उससे क्या होता है, आई स्ट्रेन होता है, हेडेक होता है, सर दर्द करता है। लेकिन जब मैं इन ग्लासेस का यूज करता हूँ तो ये क्या करते हैं, ये 90% डिजिटल रेस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि आई स्ट्रेन नहीं होता है, हेडेक बहुत ही कम होता है, फिर ना के बराबर होता है। और ये आते हैं एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ में। आप लेंस कार्ड की साइट पर जाओगे तो आपको वहाँ पर 500 से भी ज्यादा ट्रेंडी डिजाइन वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ में हमें इसमें मिलती है विजन क्लैरिटी, और ये स्क्रैच एंड डस्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि इनमें स्क्रैच एंड डस्ट नहीं चिपकती और स्क्रैच भी इतने नहीं पड़ते। तो ग्लासेस बदलो, वाइप बदलो, ट्रेडिंग योर ओल्ड ग्लासेस फॉर अ न्यू पेयर एंड गेट मिनिमम 500 रुपीज ऑफ शॉप नाउ। और साथ ही मेरे सभी यूजर्स को फ्री कॉन्टेक्ट लेंसेज भी मिल जाएंगे, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
थर्ड पॉइंट है भाव तोल करना सीखो। ये हम इंडियंस के अंदर पहले से ही होता है, कई इंडियंस के अंदर, लेकिन आजकल की जनरेशन में बहुत ही कम होता है। ये चीज़ आप अपनी मम्मी से सीख सकते हो, पापा से सीख सकते हो, दादाजी से सीख सकते हो, किसी भी सीख सकते हो। मैं देख रहा हूँ यूथ जो जनरेशन है उनके अंदर ये चीज़ बहुत ही कम है। दो रीज़न होते हैं उसके, या तो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, शर्मिले होते हैं, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाते हैं शॉप पर। दूसरी चीज़ वो इंट्रोवर्ट होता है, वो बोल नहीं पाता है। इन रीज़न की वजह से जो शॉपकीपर बोलता है हम वो रेट दे करके आ जाते हैं, जबकि वही सेम चीज़ हमें बहुत कम प्राइस में भी मिल सकती थी अगर हम बार्गेनिंग करते, भाव तोल करते। तो दुकानदार ने कहा कि 1000 रुपये की शर्ट है, आपको भाई साहब मैं तो 600 दूंगा। आप दोनों फिर भाव तोल करोगे, डील करोगे, और बीच में गाड़ी 700 या फिर 800 रुपये पे आकर के अटक जाएगी और डील डन हो जाएगी। यहाँ पर आपका कितना बचा? 20 से 30%। और ऐसा ही अगर आप करते हो, मान लो आप 3-4 साल में 1 लाख रुपए की शॉपिंग करते हो और ऐसे ही अलग अलग जगहों से थोड़े थोड़े बचा लेते हो, तो आप 20 से 30 हज़ार बचाओगे 1 लाख पर। ये जब बड़ा अमाउंट होता है ना, तब बहुत ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ही हम हर जगह अगर थोड़ा थोड़ा अमाउंट खर्च करते रहेंगे तो हमारी जो पूरी सेविंग है वो गायब हो जाती है। और अगर हर जगह से थोड़ा थोड़ा सेव करेंगे तो ओवरऑल जो सेविंग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पहचान में एक अंकल है, उनको अपनी इनोवा कार बेचनी थी 13.5 लाख में। तो उन्होंने लोगों को प्राइस दिया कि मुझे 13.5 लाख में बेचनी है। एक ने कहा कि 10 लाख, एक ने कहा 11 लाख, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं तो 13.5 लाख में ही बेचूंगा, लेनी हो तो लो अदरवाइज मत लो। तो सामने वाली पार्टी को अच्छी लगी गाड़ी और डील फिर डन हुई। फाइनली दोनों तरफ से बार्गेनिंग हुई और डील डन हुई 12.5 लाख में। और फिर जिन्होंने प्राइस दिया था 13.5 लाख, उन्होंने कार कितने में सेल करी? 12.5 लाख में। उन्होंने मुझसे आकर के कहा कि मैं तो 11 लाख में भी सेल करने को रेडी था, लेकिन मैंने क्या किया, बार्गेनिंग की, भावतोल किया और 1 लाख रुपए मेरे एक्स्ट्रा बच गए और मेरे पास आ गए। तो इस तरीके से भावतोल करके आप बहुत पैसा बचा सकते हो अगर आपके अंदर ये स्किल है। तो आप कहोगे कि भाई साहब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाओ, आपको लात मार करके बाहर निकाल देंगे अगर आपने बार्गेनिंग करी, भावतोल किए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर जगह जाकर के भैया इतना लगा लो, कुछ कुछ जगह हम कर ही नहीं सकते, लेकिन जहाँ पर हम कर सकते हैं वहाँ पर कोई भी मौका मत चुको। फोर्थ पॉइंट है डाउन साइज योर होम। हम इंडियंस थोड़े इमोशनल होते हैं और घर हमारा एक बहुत ही बड़ा इमोशन होता है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा खुद का एक घर हो, पर्सनली घर हो, जो कि हमारा हो, भले छोटा हो लेकिन हमारा हो। लेकिन घर आजकल लोग जितना अफोर्ड कर सकते हैं या फिर बहुत बड़ा घर बना लेते हैं उनकी औकात से। तो याद रखिएगा, घर कोई एसेट नहीं है। घर सिर्फ तब तक ही एसेट है जब तक कि आप उसमें नहीं रह रहे हो। अगर आप उसको रेंट पर देते हो या फिर उसे सेल करते हो तो ही आपको पैसे कमा करके देगा, अदरवाइज घर एक लाइबिलिटी होता है और जितना बड़ा घर उतनी बड़ी लाइबिलिटी। मान लो अगर आपने 10 लाख रुपए का एक घर बनवाया और 10 साल बाद उस घर की वैल्यू हो गई 20 लाख रुपए, तो क्या आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे? तभी मिलेंगे जब आप उस घर को बेचोगे। तो क्या आप अपने ही घर को बेचोगे जिसमें आप रह रहे हो और आपके पास में एक ही घर है? तो आप नहीं बेचोगे। तो प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन आपके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। और वहीं पर 10 लाख की जगह आप 5-6 लाख का एक घर बना लेते, छोटा सा नॉर्मल सा, और बचे हुए पैसों को अपने काम में इन्वेस्ट करते, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते, सही जगह इन्वेस्ट करते, तो उसका जो रिटर्न आता वो पूरा आपके पास में आता। और रिटर्न से फिर आप फ्यूचर में 50 लाख का घर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और घर बनाने में लोगों को दिखाने के चक्कर में आजकल इंडियंस बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं हाउस में। फिफ्थ पॉइंट है कीप योर कार स्मॉल, यानी कि अपनी गाड़ी को थोड़ा छोटा रखें। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मान लो आप किसी शोरूम पर कार खरीदने के लिए जाते हो, आपने कार खरीदी, जैसे ही आप कार को शोरूम के बाहर लाते हो आप उसे बेच कर देखना कितने में बिकेगी। 2 से 3 लाख रुपए उसके प्राइस कम हो जाएंगे। अगर बड़ी कार है 15-20 लाख की, 20-25 लाख के आसपास की, 1-2 लाख रुपए तुरंत ही उसके कम हो जाएंगे 1-2 दिन में ही। और आप उस कार को 6 महीने यूज़ करो, फिर किसी को बेचने की कोशिश करो, देखो उस कार की जो प्राइस है वो कितनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। कार आपसे हमेशा पैसे खींचती है, आपको पैसे कमा करके नहीं देते। उसके मेंटेनेंस के चार्ज हो गए, पेट्रोल डीजल का चार्ज हो गया, और भी कई सारे होते रहते हैं। अगर ठुक गई तो फिर उसमें रिपेयर कराओ, कई सारे खर्चे होते हैं। और कार नहीं है तो हम कहीं जाने की फालतू में नहीं सोचते कि काम होता तो जाते हैं, लेकिन अगर कार आ गई घर में तो हम क्या करेंगे, मन हुआ तो चले जाओ क्योंकि अपनी कार है, तो रेंट पर करके कहाँ जाओ। तो यहाँ पर फिर आपको और ज़्यादा खर्चा होता है पेट्रोल डीजल में, आपके शौक पूरे करने में। कार को खरीदने का एक बहुत ही कमाल का रूल है 24/10, यानी कि आपके पास में उस कार को खरीदने के लिए 20% डाउन पेमेंट होना चाहिए और आपकी EMI 4 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और कार के जितने भी खर्चे हैं, पेट्रोल डीजल के, EMI के, सब मिला करके वो सारे खर्चे आपकी इनकम के 10% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्या ये रूल आपके ऊपर अप्लाई होता है? आप करके देखो आपके ऊपर अप्लाई। अगर आप जॉब करते हो, पैसे कमाते हो, तो अगर अप्लाई होता है तो खरीदो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ बिल्कुल सिंपल वे में, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ, कि अगर आपके पास में इतने पैसे हैं कि आप 2 कार खरीद सकते हो जो आप खरीदना चाहते हो वैसी, तो एक कार को तुरंत ही
खरीद लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 6th पॉइंट है बजटिंग। देखिए सेविंग करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर कितना अच्छा हो सकता है, मैं आप सभी को एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ। मान लो आप सिर्फ 500 रुपये, जस्ट 500 रुपये आप सेव कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। अगर 15-20 हज़ार कमाता है मंथली तो आपको सिर्फ महीने में 500 रुपये सेव करने हैं। उन सेव किए हुए पैसों को आपको SIP के थ्रू किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल देने हैं। हर महीने आपके ऑटोमेटिक कट होते रहेंगे बैंक अकाउंट से। 500 रुपये आप क्या कर सकते हो, सेव और इन्वेस्ट कर सकते हो उन 500 को। अगर हाँ कर सकते हो, हर महीने सिर्फ 500 रुपये, 500 रुपये महीने के, यानी कि साल के हुए 6000 रुपये, यानी कि ईयरली 6000 रुपये करके अगर आप करते हो और अच्छे म्यूचुअल फंड में करते हो तो 40 साल बाद क्या लगता है आपको कितनी वेल्थ आपके पास में होगी, आपके बच्चों के लिए, आपके अपने पर्सनल रिटायरमेंट के लिए, कोई टेंशन ना हो रिटायरमेंट के टाइम पर, तो कितनी होगी? सिर्फ 500 रुपये महीने से 1 करोड़ रुपए 40 साल बाद। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि कितनी सेविंग हमें करनी चाहिए। अब इसके बारे में आपको हर कोई अलग अलग एडवाइस देगा और ये डिपेंड करती है कि आपके फ्यूचर के गोल क्या है, आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। उस बेस पर आपको अपना सेविंग का परसेंटेज डिसाइड करना होगा। लेकिन उससे पहले आप इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखिए। इसके अकॉर्डिंग 80% इंडियंस मंथ एंड होने से पहले ही अपनी सैलरी पूरी तरह से खर्च कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि लोग पैसों को बचा ही नहीं पाते अपनी सैलरी में से? कम सैलरी हो तो भी नहीं बचा पाते, और कुछ लोग तो ज्यादा सैलरी होती है उसके बावजूद भी वो नहीं बचा पाते, क्योंकि सेविंग के फंडामेंटल्स ही उन्हें गलत पता है। सभी लोगों को ये लगता है कि हमारी जो पूरी इनकम है उसमें हम पहले खर्च कर लेते हैं और खर्च करने के बाद में जो बचता है उसे हम सेविंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से पहले ही हम थोड़ा सा अमाउंट सेव करके अलग रख लेते हैं, उसके बाद में जो पैसा बचता है उसे हमें खर्च करना है। क्योंकि जब भी बात खर्चों की आती है, खर्च करने पर आती है, तो इंसान एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे खरीदना है तो मैं खरीदूंगा, ये खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा। पैसे बचते ही नहीं है, तो पहले पैसे बचा लो हल्के से, उसके बाद में उसे आप खर्च कर लो। और फिर से कहूंगा गोल्डन लाइन कि पैसे हमेशा पहले अपनी जरूरत पर लगाओ, उसके बाद में अपने शौक पर। तो ये थे कुछ तरीके अपने पैसों को सेव करने के। आप बताइए कि मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया, और आपके किस फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को इस वीडियो की जरूरत है उसे इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप एक बार हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स देखिए कितने हैं। क्या आप इस नंबर को, उस माइलस्टोन को अचीव कराने में हमारी हेल्प कर सकते हैं? अगर हाँ देन प्लीज सब्सक्राइब, आई विल बी थैंकफुल। एंड इसी के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।